हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और क्लास 11th का जो मैंने स्टार्ट किया था टीआर जैन से फर्स्ट चैप्टर सिर्फ करवाया था लेटेस्ट एडिशन से, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पिछले वाली वीडियो, मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब मिल जाएगा। तो वहाँ जाके प्लीज़ अपना प्यार दिखा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके मेरे जो ग्रुप्स हैं, डाउट सेशन के ग्रुप है, वहाँ ऐड हो सकते हैं। चलिए, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? वॉन्ट्स हैव ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड बट द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वॉन्ट्स आर स्कार्स। जो इंसान की इच्छा है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने की जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिमिटेड होते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल बिकॉज नो इकोनॉमी पजेसेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ये काफ़ी इम्पॉसिबल है इकोनॉमी के लिए वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करना जो इंसान को चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड होते हैं। It become necessary for every economy therefore to make a choice regarding the efficient use of the available resources of the economy like land, labor, capital। इसीलिए हर इकोनॉमी का ये ज़रूरी बन जाता है चॉइस करना कि उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको ऐसे कैसे इस्तेमाल किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो। For example, the economy has to decide how much of the resources are to be used for the development of industry and how much for the development of agriculture। इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने रिसोर्सेज यूज़ करे जाएंगे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में और कितने रिसोर्सेज यूज़ करे जाएंगे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे कैसे एलोकेट करना है, अलग अलग कैसे लगाना है, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। थर्स, by economic problem we mean problem of choice or the problem of economical use of scarce resources। तो economic problem का मतलब होता है problem of choice या economical use of scarce resources। जो भी हमारे पास resources है वो कम है, तो उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके। तो आपसे कहा जा रहा है ब्रैकेट में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियल द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Confronted with the scarcity of resources in relation to our wants and given the fact that resources have alternate uses, we have to make choice regarding the allocation of resources to alternative uses with a view to maximizing economic gain at the individual level, social welfare maximizing at the level of an economy as a whole। यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है क्योंकि इंसान की वांट अनलिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अगर एक इंडिविजुअल के हिसाब से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ़ायदा हो, और समाज के हिसाब से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका भला हो। तो इसकी हम चॉइस करनी पड़ती है। किन वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल इज वांट फुली। इंसान की वांट अनलिमिटेड होती है, एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी, एक गर्लफ्रेंड बन गई तो दूसरी बन जाए। Wants of all member of the society cannot be fully satisfied at a given of time। जितने भी हमारे मेंबर हैं उन सब की जो वांट है एक टाइम पर सेटिस्फाई नहीं हो सकती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, want of the men have been increasing day by day। A few years back there were hardly any demand for laptop, but today almost every household is keen to get one। इंसान की जो वांट है वो बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि लैपटॉप की जो डिमांड थी वो हार्डली कुछ लोग करते थे, लेकिन अब हर घर को एक लैपटॉप की ज़रूरत है। विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज एवरी लाइक्लीहुड ऑफ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कॉस्टली का, ये सब इनकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। वी कैन देयरफॉर सेफली से दैट इन एवरी सोसाइटी एंड गिवन टाइम देयर आर इनन्यूमरेबल अनसेटिस्फाइड वांट। तो हम इजीली कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सी इच्छाएं हैं जो अनसेटिस्फाई रह जाएंगी। सेकंड है लिमिटेड और स्कार्स मीन्स मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्कार। बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं उसमें क्या होता है, ह्यूमन वांट्स हमारी क्या होती है, स्कार्स होती है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं एज कंपेरिजन टू ह्यूमन वांट। दीज गुड्स आर कॉल्ड स्कार्स। ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं। बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर दैन देयर सप्लाई, क्योंकि उसकी जो डिमांड है, जो मांग है, जो लोग मांग रहे हैं वो ज़्यादा मांग रहे हैं और उसकी सप्लाई कम है। फ़र्क नहीं पड़ता कि उस रिसोर्सेज की कीमत क्या है।
इन अदर वर्ड्स मैकडॉनल्ड कहते हैं कि स्कार्सिटी एक वो सिचुएशन है जहां पर रिसोर्सेज उतने नहीं हैं जितने ह्यूमन वांट्स को मीट कर सकें, यानी उसके बराबर आ सके। फिर है अल्टरनेटिव यूजेस। अनदर कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वो है लिमिटेड रिसोर्सेज तो है ही और उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क इज़ अ स्कार्स कमोडिटी। मिल्क को आप चीज़ बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, रसगुल्ला बनाने में, सब में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें से चूज़ करना पड़ेगा सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। तो रिसोर्सेज तो हमारे लिमिटेड है। ऑल वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाई, सारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसीलिए हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। विच वांट शुड बी सेटिस्फाई एंड विच शुड नॉट बी। कौन सी वांट सेटिस्फाई करी जाए, कौन सी वांट सेटिस्फाई नहीं किया जाए। इसी के हिसाब से सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कौन सी वांट सेटिस्फाई की जाए, कौन सी वांट बाद में। इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर अमीर हो या गरीब, डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड, हर इकोनॉमी को 3 सेंटर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहला दे रखा है हमें व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम हैज 2 डायमेंशन। इस प्रॉब्लम के 2 डायमेंशन से अलग अलग। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें और कितनी मात्रा में करें। The first and foremost problem of every economy is what goods and service should be produced so as to satisfy the maximum want of the people. पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा गुड्स बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसान की वांट को सेटिस्फाई कर सकें। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इस वजह से ये दिक्कत हमको फेस करनी पड़ रही है। Each economy has therefore to make a choice as to which want it should satisfy and which one it should forgo. इसीलिए हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है किस वांट को सेटिस्फाई की जाए और किसको अभी के लिए छोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से हम 2 डिसीजन पर पहुंचते हैं। पहला, इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा गुड्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स बनाए, जैसे कि जो भी हम गुड्स यूज़ करते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है वो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे शुगर है, क्लॉथ, वीट की, ये बनाए। या कैपिटल गुड्स बनाए जिससे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे मशीन है, ट्रैक्टर है। सिमिलरली चॉइस आर ऑल्सो टू बी मेड बिटवीन द प्रोडक्शन वॉर टाइम गुड्स, मतलब कि वॉर टाइम गुड्स बनाए यानी लड़ाइयों वाले, राइफल्स, गन्स बनाए, या पीस टाइम गुड्स बनाए, खाने पीने वाले। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा गुड्स बनाए। और फिर आता है सेकंड, व्हेन इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन एंड व्हाट गुड्स और सर्विस आर टू प्रोड्यूस देन इट हैज टू डिसाइड अबाउट इट क्वांटिटी। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा गुड्स बनाना है, उसके बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि कितनी मात्रा में बनाना है। हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू प्रोड्यूस, कितने कंज्यूमर गुड्स और कितने कैपिटल गुड्स बनाने हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ एंड वीट विद इन अ गिवन पीरियड एंड विद लिमिटेड मीन्स देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा बनाएंगे तो उन्हें कैपिटल गुड्स को कम बनाना पड़ेगा। तो ये पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं और कितनी मात्रा में। दूसरा हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स और हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। दूसरी जो दिक्कत है हमारे पास वो है कि हमें कैसे बनाने हैं गुड्स, किसकी मदद से गुड्स बनाने हैं। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज पॉसिबल एदर बाय हैंडलूम और बाय मॉडर्न मशीन। अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है हमारे पास कि किस तकनीक का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करें, हम इंसान की मदद लें या मशीन की मदद लें। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करें, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। इट इम्प्लाइज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और कम से कम कीमत, जिसमें हमारे पास 2 तकनीक है। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल के कंपैरिजन में, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहाँ पर कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मशीन का इस्तेमाल किया जाता है लेबर के कंपैरिजन में। इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा किस तकनीक का इस्तेमाल करें, लेबर का या कैपिटल का। जो उसकी कॉस्ट को कम रखे उसको वो डिसाइड करते हैं। फिर आपको दे रखा है हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। In country like India, it involves the choice between labor intensive technology and capital intensive technology. इंडिया में हमें देखना पड़ता है कि हम लेबर वाली टेक्नोलॉजी को फॉलो करें या कैपिटल वाली टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। While labor intensive technology leads to higher employment, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उससे बेरोजगारी कम होगी लेकिन आपका खर्चा ज़्यादा होगा। वहीं अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो उससे खर्चा कम होगा लेकिन बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। तीसरी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना है। ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर। जितनी मात्रा में जितने गुड्स हर किसी को चाहिए उतने गुड्स नहीं बन सकते।
ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर इकोनॉमी के दो सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, अमीर और गरीब। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रमोटेड फॉर द पुअर, समाज का भला होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो बनाएंगे वो गरीब इंसान के लिए बनाएंगे। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी, ये हमारी इनइक्वालिटी को कम करेगा और इक्वालिटी को बढ़ाएगा। बट देयर इज ए हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, लेकिन यहाँ पर एक आपका कॉस्ट जो है वो छुपा हुआ है। बाइंग प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो, अगर आप पुअर सेक्शन के लिए गुड्स बनाते हो तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना प्रॉफिट आप अमीर के लिए कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट कम होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे, इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो जीडीपी भी हमारे जो ग्रोथ होगी वो कम होगी। द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड, और हमारी जो इकोनॉमी होगी वो बैकवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम चॉइस रहता है कि हमें सोशल इक्वलिटी चाहिए या जीडीपी ग्रोथ। फिर आपको दे रखा है एड ऑन प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। देयर आर टू एड ऑन, यानी कि प्रॉब्लम जो बताती हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे कि हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमने अभी तक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। It is a problem related to unemployment of resources. It is a central problem of underdeveloped country, जैसे हमारा इंडिया है वहाँ पे ये प्रॉब्लम है जहाँ पे एक्चुअल आउटपुट कम है पोटेंशियल आउटपुट से, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है वो कम है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम अलग अलग इकोनॉमी के हिसाब से। पहले हमारी इकोनॉमी आती है मार्केट इकोनॉमी। Market economy is a free economy. It means that producers are free to decide what, how and for whom to produce. Market economy हमारी एक free economy होती है जहाँ पे producer free होता है decide करने में कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है, किन के लिए बनाना है। On what basis they take their decision, तो वो अपने decision किसके हिसाब से लेता है। Yes, it is on the basis of supply and demand force in the market. मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में किस चीज़ की सप्लाई है, उसको देखते हुए वो डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड द प्राइस ऑफ विच आर रिलेटिवली हाई। प्रोड्यूसर ऐसे गुड्स बनाएगा जिनकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने में लगे रहते हैं। They will adopt that technique of production or prefer to use those input the price of which are relatively low, और वो उस तकनीक को प्रेफर करेंगे जिनकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, सो डैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज, ताकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे कम से कम रखा जा सके। ऑल्सो दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर दोज बायर हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेटर प्राइस, और वो गुड्स उनके लिए बनाएंगे जो उन्हें मुंह मांगी कीमत दे सके। ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। दूसरा है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट्स। ऑल डिसीजन आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सारे डिसीजन इसीलिए लिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का भला हो सके। अनलाइक मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द कंसिडरेशन। मार्केट इकोनॉमी की तरह यहाँ पर प्रॉफिट कमाना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी नहीं है, समाज का भला करना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। Those goods and services produced with the central authority find as most useful for the society. उन गुड्स को प्रोड्यूस करवाया जाएगा जो सोसाइटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर करे, जैसे कि लेबर तकनीक ज़्यादा से सोशल वेलफेयर करेगी। ठीक है ना, इन सिचुएशन हाँ, सो डैट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। गुड्स विल प्रोड्यूस प्रेफरली फॉर दोज एशियन हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर और स्टार्वेशन इवन इट लीड टू लॉसेज। ऐसे लोगों के लिए गुड्स बनवाया जाएगा जो भूख से मर रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता, भले ही आपको लॉस क्यों ना हो, लोअर रेवेन्यू, पैसा कमाए, खर्चा ज़्यादा हो जाए। मिक्स इकोनॉमी, हमारे इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी कंबाइन करता है मेरिट और अवॉइड करता है डिमेरिट दोनों की, मार्केट की भी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की भी। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर whom ये लेते हैं मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, लेकिन सोशल कंसिडरेशन का ध्यान में रखते हुए। इन सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक द डिसीजन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कुछ एरिया में जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूसर है वो फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से करना है। इन अदर सर्टेन एरिया डिसीजन जो ले जाते हैं वो गवर्नमेंट लेती है सोशल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए।
जैसे कि इन इंडिया प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। इंडिया में प्रोड्यूसर फ्री है कपड़े को और स्टील को बनाने के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन रेलवे गवर्नमेंट की मोनोपोली है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड दिस सर्विस एट नॉमिनल रेट सो दैट द पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कम से कम कीमत में देती है टिकट्स वगैरह को, ताकि ये गरीब भी वो अफोर्ड कर सके। फोकस जोन इन मार्केट इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट हाउ एंड फॉर व्हाट वे आर सॉल्व थ्रू द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करी जाती है, मार्केट की फोर्स से, सप्लाई एंड डिमांड से। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट सॉल्व करती है, मिक्स में दोनों चलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी होता रहे और हमारा सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान हो। फिर आप क्या कहाँ गया, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जहां पे हम दो गुड्स के कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं दिए हुए रिसोर्सेज और तकनीक की मदद से, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फॉर एग्जांपल आपने जैसे देखा होगा कि आप किसी हलवाई के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सर 50 लोगों का खाना बनेगा, तो वो आपसे ये नहीं पूछता कितना मटेरियल लग जाएगा, वो अपने हिसाब से, अपने अंदाजे से रिसोर्सेज और तकनीक की मदद से कॉम्बिनेशन बनाता जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन बताता है। इसके कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्स प्रोड्यूस करना है तो आपको गुड वाई कम करना पड़ेगा, और गुड वाई करना है तो गुड एक्स कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस। दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से और तकनीक के हिसाब से, लेकिन ये एजम्पशंस होनी चाहिए। एजम्पशंस का मतलब होता है ऐसा होगा तब ये लॉ काम करेगा। सबसे पहला रिसोर्सेज हमारे दिए होने चाहिए और रिसोर्सेज का हम पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, फुली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करें और तकनीक में कोई चेंज ना हो। जैसे आपको इलस्ट्रेशन दे रखा है, सपोज कीजिए इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स नेमली व्हीट एंड क्लॉथ। इकोनॉमी ने डिसाइड किया है कि हम दो गुड्स बनाएंगे, व्हीट और क्लॉथ, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है और गिवन टेक्नोलॉजी इसके हिसाब से। अगर सारे रिसोर्सेज हमारा प्रोडक्शन करें व्हीट का तो हमारे पास 100 लाख टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी के हिसाब से अगर सारे रिसोर्सेज हम लगाएं क्लॉथ के लिए तो 4000 बेल्स हमारे प्रोड्यूस हो सकती है। इफ द इकोनॉमी प्रोड्यूस बोथ द गुड देन विद इन दिस लिमिट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। अगर जो हमारे रिसोर्सेज है वो इन दोनों को बनाने में लगा दी जाए तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो आपको व्हीट दिख रहा है वो टन्स में दिख रहा है और क्लॉथ दिख रहा है वो 1000 में दिख रही है ना। जैसे कि मान लीजिए आप सारा का सारा अगर लगा देंगे तो लाख यहाँ का चला जाएगा, लेकिन क्लॉथ हमारा कुछ नहीं बन पाएगा। ये 90 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं कि हम इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इस तरीके से। द टेबल इज ड्रॉन दीज एजम्पशन। तो ये जो टेबल बनी हुई है वो इन एजम्पशंस पर बनी है। रिसोर्सेज दिए हुए हैं, जो सारे रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं और तकनीक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। The above schedule show that under possibility A, 100 lakh ton of wheat alone will be produced without any production of cloth. पहले कॉम्बिनेशन में दिख रहा है कि 100 लाख ऑफ टन व्हीट प्रोड्यूस होगा लेकिन क्लॉथ कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। आगे देखा ई में 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ अलोन विल बी प्रोड्यूस विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे अकेले क्लॉथ की 4000 बेल्स हो जाएंगी बिना किसी प्रोडक्शन के, किसके, व्हीट के। बिसाइड दीज एक्सट्रीम लिमिट्स देयर आर मैनी अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबिलिटी देखी आपने बी में, सी में और डी में, तो ये आपको बता रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। अब जरा इसके ग्राफ को देखिए, ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बना है, इस ग्राफ को हम पीपीसी कहते हैं, इस तरीके से बना हुआ है। इसको हम पीपीसी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। एक्स एक्सेस को हमने क्लॉथ मांगा है और वाई एक्सेस को हमने व्हीट मांगा है। सबसे पहले वाले पॉइंट पर जो हमारा व्हीट था वो 100 था, पॉइंट यहाँ करा, और जो क्लॉथ था वो 0 था, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले पे बी वाले पे हमारा व्हीट 90 था तो पॉइंट यहाँ पे आया और वो 1 था। तीसरे वाले पे 70 था और 2 था, 40 था और 3 था, 0 था और 4 था। तो इस तरीके से ये पॉइंट बने जिसको हम
जॉइंट कर देंगे और ये कर्व हमारा आ जाएगा। अब जो पॉइंट इस कर्व के अंदर है, यहाँ जो पॉइंट है उनको हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसी के ऊपर कोई पॉइंट होता है, ये सी पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं फुली यूटिलाइज रिसोर्सेज। और इसके बाहर जो पॉइंट है, यहाँ पे एफ आपको दिख रहा है, उसको हम कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो ये पीपीसी जो बना है वो किन एजम्पशन पर बना है? रिसोर्सेज दिए होने चाहिए, दिए हुए रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज होने चाहिए और तकनीक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका निकल के आया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है मैंने आपको बताया ही था। ऑल पॉइंट ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन। पीपीसी पर जो पॉइंट है, पीपीसी के अंदर जो पॉइंट है, वो हमारे क्या होते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन और विद इन द बाउंड्री लाइन, वो हमारे कौन से हैं? अटेनेबल हैं। और जो ऐसे पॉइंट है जो उसके बाहर हैं, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन है, वो हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। फिर आपको दे रखा है शिफ्टिंग रोटेशन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हमारे पास और कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, यानी कि पीपीसी बढ़ जाएगा। जब भी पीपीसी बढ़ेगा तो वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा बढ़ेगा तो, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा अगर घटेगा तो जैसे कि यहाँ पहला पॉइंट दे रखा है चेंजेस इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर इंक्रीज, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स। अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो हम दोनों गुड्स को और बना सकते हैं। तो इसकी वजह से पीपीसी हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखो पहले ये पीपीसी ये दे रखा था, अब ये बढ़ा तो बढ़ के ये ग्रीन हो गया, यानी कि गिवन रिसोर्सेज है और ये हमारा कहाँ? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर यही अगर घटा होता तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट में दे रखा है रिसोर्सेज आर रिड्यूस। इफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस तो हम दोनों गुड्स के कम प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये पहले पीपीसी था गिवन रिसोर्स, अब ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर तकनीक में चेंज आएगा तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, तकनीक कभी बढ़ती घटती नहीं है, तकनीक हमेशा अपडेटेड या आउटडेटेड होती है। पहला है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विद द सेम रिसोर्स, यानी कि सेम रिसोर्सेज पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है? एक्स का हो रहा है। इसी वजह से जो पीपीसी है वो कैसे शिफ्ट होगा? रिसोर्सेज तो वही है लेकिन अब उसका प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ा दिया गया। तो जो तकनीक थी तो वो ये थी, अब उसका और एफिशिएंट यूटिलाइज किया गया। तो तकनीक में तो कोई चेंज होता नहीं है, लेकिन वो कहाँ शिफ्ट हो गई? राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। यही अगर हमने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी होती गुड वाई की, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। अब यहाँ पे किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा? वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और हमने तकनीक का इस्तेमाल क्या कर लिया? एफिशिएंट कर लिया। तो अब ये गुड्स यहाँ से आ रहा है इस तरीके से। ठीक है। फिर आपसे कहा जाए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई, तो वही कर्व बनेगा जो अभी हमने बनाया था, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। एफिशिएंट का मतलब मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फिर आपसे पूछी जाती हैं दो बेसिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर पीपीसी का कर्व जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि नीचे गिरता हुआ। क्यों होता है सर? या तो आप एक्स गुड को बढ़ाओगे तो वाई को कम करना पड़ेगा, वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो एक्स से कम करना पड़ेगा। किसी ना किसी गुड्स आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो पीपीसी का कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। Production possibility curve slope downward from left to right. It is because in a situation of fuller utilization of the given resources, production of both the goods cannot be increased. अगर आपको फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है तो सारे के सारा जो गुड्स हैं उन दोनों का प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा सकते। ज़्यादा एक्स चाहिए तो वाई को कम करना पड़ेगा, ज़्यादा वाई चाहिए तो एक्स को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ये आपने जो देखा ये इस तरीके से, इसको हम कॉनकेव शेप कहते हैं। इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू सेक्रीफाई। अगर आपको एक गुड एक्स को बढ़ाना है तो गुड वाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स टेंड टू इंक्रीज इन टर्म ऑफ द लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई, यानी कि एक्स को आप जितना बढ़ाओगे उसके कंपेरिजन में वाई क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। इन अदर वर्ड
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर विल ओबे द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। वो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे लास्ट में कि क्या होती है। पीपीसी क्या हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसोर्सेज शिफ्ट करे जाएंगे एक गुड्स से दूसरे गुड्स पर तो एक्स की डिमांड कम होगी, वाई की बढ़ेगी, या वाई की बढ़ेगी तो एक्स की कम होगी। उसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। ठीक है ना। यहाँ से हम करेंगे आपके इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।